अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनने की नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। वतन के मुद्दे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इतिहासकार और पूर्व लोकसभा सांसद इलियास आज़मी साहब। इलियास आज़मी साहब हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान के बल्कि बंटवारे के लिए सीधे सीधे आप नेहरू पर आरोप लगाते हैं कि पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान का बंटवारा कराया। लेकिन नेहरू के जो दोस्त थे मौलाना आज़ाद, कहीं ना कहीं इशारों में अपनी किताब में उन्होंने भी इस बात का दावा किया है कि नेहरू कहीं ना कहीं जिम्मेदार जरूर थे। अगर आपने मौलाना आज़ाद की किताब पढ़ी है तो जिसने भी पढ़ी है, मेरा मशवरा है कि उसके जवाब में मौलाना आज़ाद के ही राइट हैंड रहे मुल्क में सन 1947 तक खिलाफत तहरीक के जनरल सेक्रेटरी रईस अहमद जाफरी ने जो किताब लिखी थी आज़ादी हिंद, जब तक दोनों को कोई न पढ़ेगा वो मौलाना आज़ाद के इशारों किनायों की ज़बान को समझ नहीं पाएगा। मौलाना आज़ाद जो कहना चाहते थे, या तो वो बुज़दिल थे और या इतने घमंडी थे कि वो कह नहीं पाए। उसकी क्लियर वजाहत रईस अहमद जाफरी की किताब में है। और रईस अहमद जाफरी को भारत से निकाल दिया गया था, पाकिस्तान भेज दिया गया था, जबकि वो मुस्लिम लीगी नहीं थे, मुस्लिम लीग के विरोधी थे, तहरीक खिलाफत के जनरल सेक्रेटरी थे और मौलाना आज़ाद के सारे कामों के वो आईनी शाहिद थे। तो जब तक रईस अहमद जाफरी की किताब भी न पढ़ी जाए आज़ाद की किताब के साथ, तब तक आज़ाद की किताब से कोई नतीजा अखज़ नहीं आप कर सकते, उससे पूरा नतीजा अखज़ हो जाता है। और सिर्फ वही नहीं, उस वक्त के वाइसराय के लाज, जिसको आज राष्ट्रपति भवन हम कहते हैं, कि अधिकारियों ने, ज़्यादातर अधिकारियों ने किताबें लिखी हैं। अंग्रेज़ की ये खासियत है कि वो ज़िंदगी भर जितनी गलतियाँ करे और जितना ही जुल्म करे, मरने से पहले वो किताब लिख के उसकी तलाफ़ी करता है और गलतियों को तस्लीम करता है आम तौर से। तो उस वक्त के वाइसराय के लाज के अधिकारियों ने सब किताबें लिखी हैं। हर किताब से साबित है कि नेहरू ने बंटवारा कराया, और हर किताब से ये साबित है कि जिन्ना बंटवारे की डिमांड करके जमहूरी निज़ाम में हिस्सेदारी चाहते थे। हाँ, अक्सरियत की दस्तबुर्ज से अक़लियत को बचाने का तरीका चाहते थे। वो शायद दिल से खुद बंटवारा नहीं चाहते थे। फिर आज़मी साहब इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा गया इतने बड़े एपिसोड को छुपाने के लिए? असल बात ये है, मैं इसको कही दूं कि कांग्रेस और आरएसएस दोनों की बुनियाद पड़ी है ब्राह्मणवाद के लिए, कदीम ब्राह्मणी निज़ाम के अहया के लिए पड़ी थी। आरएसएस सीधे सीधे ब्राह्मणवाद की हिमायती थी और कांग्रेस घुमा फिरा के। पहले कांग्रेस खैबर पास से काकसिस बाज़ार तक ब्राह्मणवादी रामराज का झंडा लहराना चाहती थी, लेकिन सन 37 की कांग्रेसी हुकूमतों ने की उतावलेपन ने उसका खेल बिगाड़ दिया। और हैरत होती है कि 37 और 47 के बीच 10 साल तक आम मुसलमान किसी गैबी ताकत के इशारे पर या कैसे भी इतना तेज़ उसने फ़ैसला किया और इतना मुतहर्रिक हो गया जो ताज्जुब होता है, इसलिए कि मैं उस दौर को मैंने खुद देखा है। मुझे खुद ताज्जुब होता है कि आखिर यही मुसलमान था। तो मुसलमानों की उस जागरूकता ने और उनके अंदर जो जज्बा पैदा हो गया, उस जज्बे ने सवालिया निशान लगा दिया कांग्रेस के उस सोच पर। तो कांग्रेस ने सोचा कि अब खैबर पास से काकसिस बाज़ार तक तो
मनुवादी ब्राह्मणवाद का झंडा नहीं लहरा सकते हम, तो कुछ हिस्से को काट के अलग करने की वजह से ये काम हो सकता है, तो उन्होंने कुछ हिस्सों को काट के अलग किया और बाकायदा कांग्रेस के ज़रिए किया। सिर्फ गांधी और सरदार पटेल इसके विरोधी थे, इसलिए थोड़ा देर हो गई। सरदार पटेल के मिजाज के मुताबिक धीरे धीरे नेहरू ने उनको राम कर लिया और गांधी जी जाके नवाखाली में बैठ गए। गांधी जी को एहसास हो गया कि नेहरू बंटवारा करके छोड़ेगा, तो नवाखाली से प्रेस करके चले कि बंटवारा मेरी लाश पर ही हो सकता है। लेकिन नेहरू ने गांधी की ट्रेन के दिल्ली पहुंचने का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि उसके 2 दिन पहले 27 मई को ही देश का काम तमाम कर दिया। उसके पीछे सिर्फ ब्राह्मणवाद कायम करने का मकसद था, जिसमें वो कामयाब हुए। मैं सबूत देता हूँ। कांग्रेस का ये तरीका था कि हेड ऑफ पार्टी ही सरकारी वादा पाता था। सूबों का सदर जो है प्रधानमंत्री सूबों को होता था और देश का सदर जो है प्रधानमंत्री देश का होता। जब मुस्लिम लीग की बंटवारे की तहरीक चल रही थी, तो बहुत सोच समझकर अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का सदर बनाया गया था। जब हैरत अंगेज़ तौर पर बरतानिया बच गया जंग में और लॉर्ड एटली ने ऐलान कर दिया कि हम सारी दुनिया छोड़ के लौटेंगे, तो अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के सदर थे और बरतानिया के लौटने के बाद उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना था। नेहरू ने उन पर दबाव डालकर, जिसको तस्लीम नहीं किया है उसकी घमंडी फितरत ने अबुल कलाम आज़ाद की, बल्कि गलती माना है अपनी किताब में कि मेरी गलती थी कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। हाँ, वो कहते हैं कि मैं जब बंगाल ट्रेन से जा रहा था तो लोग काफ़ी गाड़ियों में मेरा इस्तेमाल कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि आपने इस्तीफा देके ऐतिहासिक गलती की है। हाँ, तो नेहरू सदर हुए गांधी जी की वजह से, वरना सरदार पटेल सदर होते। वर्किंग कमेटी के 21 में से 13 आदमी 100% पूरी तरह पर पटेल के साथ थे। 6 आदमी या 5 आदमी नेहरू के साथ थे, 2-3 लोग बीच के थे। लेकिन आज़मी साहब सुन लीजिए, नेहरू ने सिर्फ अपने अध्यक्ष बनने पर इक्तफा नहीं की। उन्होंने पहला काम ये किया कि मुल्क के हर सूबे का कांग्रेस अध्यक्ष ब्राह्मण बनाया। एक भी सूबा नहीं बता सकते जिसमें बम्बई के सदर नरीमान ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया नेहरू के कहने पर। बम्बई के सदर नरीमान ने नेहरू के कहने पर इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। उसकी कुर्बानियाँ कांग्रेस के लिए नेहरू से कहीं ज़्यादा थीं, लेकिन उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि कांग्रेस ने उसको खुदकुशी नहीं माना, फितरी मौत माना, जैसे लोया को फितरी मौत माना है सुप्रीम कोर्ट ने। उसको फितरी मौत माना, लेकिन सब दुनिया जानती है कि उसने खुदकुशी की थी। तो कांग्रेस हमेशा अपने मकतूलों के यादगार भी बनाती है। तो कांग्रेस ने नरीमान के नाम पर नरीमान पॉइंट बना के अपनी ड्यूटी पूरी कर दी और बाला साहब खेर को, जो ब्राह्मण थे, उनको बम्बई प्रदेश का सदर बनाया। जब नेहरू ने शपथ ली तो पूरे मुल्क में 100% स्टेटों के चीफ उससे पहले बनाए जा चुके थे ब्राह्मण, और 100% चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण बनाए गए। उसके पीछे मकसद ये था कि जब हम बंटवारा कराएंगे तो मुसलमान अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी तादाद चली जाएगी पाकिस्तान। वो चली गई, उसकी जगह डायरेक्ट ब्राह्मण सिर्फ भर्ती किए गए। ये सब नेहरू ने कराया और 1 साल के अंदर अंदर ब्यूरोक्रेसी को उनकी गिरफ्त में दे दिया। और आज वो आरक्षण का विरोध और सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि वो 70% तक अकेले आ रहे थे।
तो ये मनुवाद को हजारों साल तो इस मुल्क के अवाम की गर्दनों पर लदा रहा, उसको लादने के लिए नेहरू ने ये काम किया था। आज़मी साहब, कांग्रेस ने 1906 में बंगाल की तकसीम का विरोध किया था, लेकिन 47 में बंगाल को बांट दिया गया। 1905 में अंग्रेज़ राजधानी को दिल्ली ले आया और बंगाल के मुसलमानों को पूंजीपति मारवाड़ियों से बचाने के लिए बंगाल की तकसीम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने इतना विरोध किया बंगाल की तकसीम को कि उसको पवित्र गाय के 2 टुकड़े करने के बराबर करार दिया और इतनी मुखालफत की कि 1906 में उस वक्त तक कांग्रेस ज़रूरत बन चुकी थी अंग्रेज़ की। 1906 में बंगाल की तकसीम को मनसूख कर दिया। फिर 1947 में नेहरू ने पंजाब और बंगाल दोनों की तकसीम का मुतालबा नेहरू ने किया अपनी ज़बान से। और दलील क्या थी सेकुलर नेहरू की? दलील ये थी कि बंगाल में मुस्लिम लीगी हुकूमत है, पंजाब में मुस्लिम लीगी हुकूमत है, लेकिन बंगाल और पंजाब के जिन ज़िलों में मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है, वहाँ के हिंदू और सिख मुस्लिम लीगी हुकूमत में नहीं रहना चाहते। मुल्क में और कई सूबे थे जिनमें कुछ ज़िलों में मुसलमानों की अक्सरियत थी। उस वक्त नेहरू की स्ट्रेटजी ये थी कि इस डिमांड के आते ही नेहरू मिस्टर जिन्ना बिल्कुल उत्तेजित हो जाएंगे और फ़ौरन उन सूबों की तकसीम का मुतालबा कर देंगे जहाँ के कुछ ज़िलों में मुसलमानों की अक्सरियत है और उसी की आड़ में हम मुल्क बांट देंगे। और कांग्रेस को इल्ज़ाम नहीं लेना पड़ेगा कि कांग्रेस के प्रस्ताव पर बंटवारा हुआ। लेकिन जिन्ना ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। जिन्ना ने सिर्फ ये कहा कि आसाम में 50% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है चुनाव के ज़रिए, हम उसके बंटवारे का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। सूबा सरहद में 98% मुसलमान हैं और सरकार कांग्रेस की बनी है, तो हम उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। तो बंगाल और पंजाब की तकसीम भी नहीं हो सकती। इस दलील के साथ जिन्ना ने उस तकसीम का विरोध किया। लेकिन जब 27 मई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने देश के बंटवारे का प्रस्ताव कर दिया, तो उसी के साथ पंजाब और बंगाल के बंटवारा सिर्फ पंजाब और बंगाल का हुआ और थोड़ा सा इलाका सिलहट का आसाम का काट के बांग्लादेश को दिया गया। वो इसलिए दिया था नेहरू ने कि आसाम में मुस्लिम आबादी का लोड 50% से घटाकर 35% पर लाया जाए, इसलिए कि सिलहट के इलाके में सिर्फ मुसलमानों की ही आबादी थी। उतना इलाका निकल जाने पर पूरे आसाम में मुसलमानों की आबादी उससे घट के 50% से घट के 35% हो जाती थी। लेकिन आज़मी साहब, कुछ इतिहासकार ये दलील देते हैं कि नेहरू ने बड़ी कुर्बानी दी थी। एक तरफ मुस्लिम राष्ट्र बन चुका था, दूसरी तरफ भारत को सेकुलर राष्ट्र बनाना था। ये नेहरू की बड़ी कुर्बानी से मैं कहता हूँ कि आज हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना देते मोदी जी? कौन मना कर रहा है? कौन रोक रहा है? सेकुलर स्टेट भारत जैसे मुल्क की ज़रूरत है। मुसलमानों या किसी और पर एहसान करने के लिए अगर कोई कहता है तो उसको पागल करार दिया जाना चाहिए, उसका पागल खाने में भेज देना चाहिए। इस मुल्क में जिसमें 6000 से ज़्यादा जातियां हैं, हज़ारों ज़बानें जिसमें बोली जाती हैं, जिसमें दुनिया के हर मज़हब पाया जाता है, जो अजीब व गरीब दुनिया की एकमात्र सोसाइटी है, वहाँ सेकुलरिज्म के अलावा कोई दूसरा इज़म चल ही नहीं सकता। किसी पर एहसान करने के लिए इसको सेकुलर स्टेट नहीं बनाया गया। ये मुल्क की ज़रूरत थी और जिस दिन ये सेकुलर स्टेट नहीं रहेगा उस दिन क्या हशर होगा मुल्क का, आप देख लीजिएगा। उसके आधे से ज़्यादा काम तो नेहरू निपटा ही चुके थे, बचे खुचे
मोदी जी ने और मोहन भागवत ने निपटा दिए हैं। अगर खुदा न खास्ता वो दिन आया तो शायद इस मुल्क की तारीख का सबसे सियाह दिन होगा, जिस दिन सेकुलरिज्म को ख़त्म किया गया। इलियास आज़मी साहब, एक और बात है कि जब हिंदुस्तान बंट रहा था, बंटवारे का प्रस्ताव हो रहा था, उस वक्त चर्चिल ने कुछ बड़ी तारीखी बातें कही थी कि हम भारत को चोरों उचक्कों के हवाले करके जा रहे हैं। देखिए, असल में सन 45 में जंग ख़त्म होने के बाद बरतानिया में चुनाव नहीं हुए थे, ड्यू थे जंग की वजह से। बरतानिया में पहले चुनाव हुआ सन 45 में, उसमें लॉर्ड एटली की क़यादत वाली लेबर पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा कि हम अगर जीतेंगे तो सारी दुनिया छोड़ के बरतानिया तक महदूद हो जाएंगे। चर्चिल प्रधानमंत्री थे, चर्चिल ने उसका विरोध किया। लॉर्ड एटली जीत गए। एटली ने फ़ौरन ऐलान कर दिया कि हम सारी दुनिया छोड़ के आ रहे हैं, जहाँ जहाँ बरतानिया का राज है वहाँ के लोग अपने अपने मुल्क के इंतज़ाम करने की चिंता करें, फ़िक्र करें। तो उसी दिन तय हो गया, जिस दिन बरतानिया में चुनाव का रिजल्ट आया उसी दिन तय हो गया कि बरतानिया जाएगा। ये उस दिन का वाक़या है जिस दिन उस दस्तावेज़ों पर दस्तखत हो रही थे लंदन में भारत छोड़ने का के। तो उस दिन चर्चिल बाहर टहल रहा था और उसके मुंह से जुमले निकल रहे थे कि हम भारत जैसे मुल्क को चोरों, डाकुओं और उचक्कों के हवाले करके आ रहे हैं। चर्चिल ब्राह्मणवाद को जानता था, उसकी पार्टी भी जानती थी। उसी ने साइमन कमीशन भेजा था सर रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1927 में। वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ सबसे बड़ा इक़दाम था अंग्रेज़ का। तो आज़मी साहब, जो लोग भारत को आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं, भारत को आज़ाद कराने की बात करने वाले झूठे हैं। भारत को आज़ाद कराना सिर्फ कांग्रेस में हजरत मोहानी और सुभाष चंद्र बोस के अलावा कोई चाहता ही नहीं था, एक बात। दूसरी बात यह है कि भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई 10-5 नौजवानों के गिरोह थे। सरदार भगत सिंह का गिरोह था, चंद्रशेखर आज़ाद का गिरोह था और बहुत से लोग थे। छोटे छोटे गिरोह थे 5 से 10 तक लोगों के। उन्हें अंग्रेज़ भी आतंकवादी कहता था और कांग्रेस भी आतंकवादी कहती थी। सिर्फ आज़ादी वो चाहते थे और कोई नहीं चाहता था। आज़ादी कोई नहीं चाहता था, ना आज़ादी की किसी ने डिमांड की थी। यहाँ तक कि 26 जनवरी सन 1940 को लाहौर सेशन में कांग्रेस ने आज़ादी का प्रस्ताव नहीं पास किया था, स्वराज का पास किया था। स्वराज का मतलब ये था कि दिल्ली में अंग्रेज़ की हुकूमत रहे, राज्यों में चुनी हुई हुकूमतें हों और गवर्नर का दखल थोड़ा कम किया जाए। स्वराज का मतलब ये था। स्वराज का मतलब आज़ादी नहीं थी। उसकी तशरीह सन 42-43 में कांग्रेस ने चिल्ला के कि सारे अखबारात उस वक्त के फाइलें होंगी, देख लीजिए, कि स्वराज का मतलब ये नहीं कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं। खुद गांधी और नेहरू सब ने कहा है। तो क्या अंग्रेजों के जाने का ड्रामा ढोंग रचा गया? नहीं, अंग्रेज़ वापस गया, अपनी मर्जी से गया। अपनी मर्जी से गया, बरतानिया के अवाम के हुक्म पर गया। बरतानिया के अवाम ने इटली और लेबर पार्टी को वोट देकर उस मैनिफेस्टो पर मोहर लगाई कि यहाँ चले आओ छोड़ के।